नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। यूपी पीसीएस पीवाई की सीरीज में आज हम 26वां लेक्चर करेंगे। इससे पहले हम 25 लेक्चर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम बहुत डिटेल से जो पीवाईक्यू है उनको डिस्कशन कर रहे हैं, उनके आंसर को एनालाइज कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जो उसके जीएस का पार्ट है, उसको भी डिटेल से कवर कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल से हम लोग जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं और उसके साथ-साथ जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी बहुत डिटेल से हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यूपीपीसीएस की सीरीज में हम लोग पीवाईक्यू अब देख रहे हैं। अब यह 2018 का प्रश्न था। आपको करना क्या है इस सीरीज के साथ? आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न को देखने के बाद उसका जो आंसर है, उसको टिक करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो इसका एक्सप्लेनेशन है, उसको देखिए और इसके साथ-साथ जो इसका जीएस का पार्ट है, जो इसका करंट अफेयर का पार्ट है, उसको देखिए। अगर आपने यह पूरा देख लिया, तो आप मानिए इस साल अगर कोई क्वेश्चन बनेगा, तो वह इन्हीं सब से बनेगा। यानी या तो वह प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आंसर है, उसके ऑप्शंस में से कोई एक होगा। जैसे एक कोई क्वेश्चन था, के 4 ऑप्शन रहे होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। तो हो सकता है इस बार किसी एक को पूछा, अगली बार किसी और को पूछे। फिर जब हम इसके जीएस के पार्ट को देख लेंगे, तो अगली बार इस टॉपिक से कोई प्रश्न बनेगा, वह हम कवर कर लेंगे। करंट अफेयर को भी देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? जो करंट अफेयर में है, जो न्यूज़ में है, तो उसे भी हम देख लेंगे। यानी कहीं से भी आपका प्रश्न आए, पीवाईक्यू सीरीज़ जो यह है, वह इतना मदद करेगी कि हर हालत में उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएँगे। फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नों से। पहला प्रश्न यह है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे क्या पूछा है? नहीं है। तो जिसने भी पीवाईक्यू किया होगा, उसके लिए यह प्रश्न बहुत आसान है और यही पीवाईक्यू की ताकत है। अगर पीवाईक्यू आपने किया है, आपके लिए यह प्रश्न बहुत आसान है। अगर पीवाईक्यू आपने नहीं किया है, आपके लिए यह प्रश्न कठिन है। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, अभयारण्य दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। अब इसका मतलब यह कि जितने भी यह राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी यह अभयारण्य है, वह आपको याद होने चाहिए। लेकिन कितने याद करेंगे? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और जिनको रिपीटेड वे में पूछा हो। तो इसमें जो आपका सिमलीपाल है, यह दरअसल कहाँ है? उड़ीसा में और बहुत रिपीटेड वे में इसको पूछा है। तो यही क्या है? सही आंसर यानी यही गलत है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिमलीपाल मध्य प्रदेश में नहीं है, यह उड़ीसा में है और उड़ीसा के भी जो मयूरभंज जिला है, वहाँ पर है। तो सिमलीपाल नाम क्यों पड़ा? यहाँ क्या मिलता है? सेमल या फिर सिल्क कॉटन, यानी सिल्क कॉटन मिलता है, जिसको स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? सेमल कहते हैं। इसी सेमल से इसका नाम क्या पड़ा? सिमलीपाल। एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ-साथ यह क्या है? एक बाघ अभयारण्य भी, यानी टाइगर रिज़र्व भी है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिज़र्व भी है और यहाँ पर मिलता क्या-क्या है? सबसे खास यहाँ पर क्या है? ब्लैक टाइगर्स। बहुत फेमस है ब्लैक टाइगर्स। इनको क्या कहते हैं? यूडो मेलानिस्टिक। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आदिपुर की बात करें, तो यह कर्नाटक में है, बिल्कुल सही था। और 1974 में जो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसके तहत इसकी शुरुआत हुई थी। यह जो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका एक प्रमुख हिस्सा है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, यह कहाँ है? असम में है और इन सब के साथ-साथ यह क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और किसके लिए फेमस है? पिग्मी हॉक। बहुत बार यह भी पूछा है। पिग्मी हॉक क्या है? दुनिया का सबसे छोटा जंगली सुअर। पेरियार, यह कहाँ है? इडुक्की जिले में और एक एलिफेंट रिजर्व है। इस सब के साथ-साथ एक बाघ अभयारण्य भी है और यहीं पर क्या है? पेरियार झील। तो यह क्या हो गए आपके ऑप्शंस। अब देख लेते हैं जरा करंट अफेयर। सिमलीपाल के लिए जो ब्लैक टाइगर्स है, इस पर एक विशेष शोध हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तो ये टाइगर होते हैं, इन पर क्या होती है? काली धारियाँ। लेकिन जीन म्यूटेशन हो रहा है, यानी जीन्स में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इनकी जो काली धारियाँ हैं, वह बहुत ज़्यादा चौड़ी होती जा रही हैं, यानी उनकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। यानी कि जो यह ब्लैक टाइगर्स है, इनमें जीन म्यूटेशन हो रहा है, इनका जीन्स चेंज हो रहा है, इसकी वजह से में यह चेंजेज़ आ रहे हैं। तो इसको भी हमको ऑब्ज़र्व करना है, हमको मतलब भारत सरकार को। भारत सरकार इसको ऑब्ज़र्व कर रही है, इसके लिए क्या चल रहा है? एक कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा, कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और तमिलनाडु राज्य, यह तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक साथ काम। एक साथ काम किस लिए? तो जंगली जीव हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। तो यह तीनों मिलकर क्या करेंगे? कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर, यह टाइगर रिज़र्व भी है। केरल में क्या है? वायनाड है और तमिलनाडु में क्या है? मुदुमलाई। यह लोग क्या करेंगे? मिलकर बनाएँगे एक नीलगिरी क्लस्टर, यानी एक पूरा यह कॉरिडोर बनाएँगे, जिससे जो जंगली जीव हैं, उनका जो आवागमन है, यानी उनका जो आना-जाना है, एक जंगल से दूसरे जंगल में, उसको क्या किया जाए? स्मूथ किया जाए। यानी इन पर कोई खतरा ना हो, इस बात को श्योर किया जाए। तो ये तीनों राज्य के जो वन विभाग हैं, वो आपस में मिलकर एक इंटर स्टेट क्या बनवा रहे हैं? कॉरिडोर सुरक्षा ग्रिड। यह क्या है? करंट अफेयर। अब हम कुछ और जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको देख लेते हैं और उनकी जो विशेषता है, उसको देख लेते हैं। जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और हम स्पेशली देख रहे हैं मध्य प्रदेश के। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और इसके बारे में जो खास चीज़ है वह क्या है? यह भारत का ऐसा पहला टाइगर रिज़र्व था जिसने क्या किया?
अपना आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट जारी किया। मैस्कॉट क्या था? फूल सिंह द बारहसिंगा। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसलिए फेमस है हाई टाइगर डेंसिटी, यानी कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा टाइगर रहते हैं यहाँ पर। ये टाइगर यहाँ बड़ी मात्रा में मिलते हैं। सबके साथ साथ सफेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर के लिए भी यह फेमस है। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, एक तो यह यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल है, दूसरा मध्य प्रदेश में है, तीसरा तो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना है। उसके कारण यह बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि अगर यह परियोजना आगे बढ़ी तो पन्ना टाइगर रिजर्व का या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि यह टाइगर रिजर्व भी है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा क्या होगा? डूब जाएगा। तो यह क्या है? चिंता का विषय है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में है। क्यों सबसे ज्यादा फेमस है? क्योंकि जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं, उनके लिए यह करंट अफेयर्स में रहता है। अब मध्य प्रदेश यह किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भारत में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वह कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। इतने मिलते हैं 12। तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? नेशनल पार्क। इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल से हमने कवर किया मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान, चारों ऑप्शंस, सबको हमने डिटेल से कवर कर लिया। अब मेरे प्रश्न पर आते हैं। जेबी नारकिलकर के अनुसार निम्नलिखित में किसे अभी तक विज्ञान नहीं माना है? विज्ञान नहीं माना जाता है किसको? तो क्या है? खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी और ज्योतिष। अब इसको कॉमन सेंस से लगाना था, क्योंकि ऐसे आप देखेंगे तो आपका जो खगोल विज्ञान है, ब्रह्मांड विज्ञान है, यह सब तो बहुत फेमस है। इनमें कई बार आपने देखा होगा कि नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो यह तो क्या है? कोर साइंस। लेकिन इन्होंने ज्योतिष को बाहर रख दिया है। इसने केवी नार्लिकर ने। पूरा नाम इनका क्या था? जयंत विष्णु नार्लिकर। यह थे कौन? खगोल वैज्ञानिक थे। इनका एक प्रमुख सिद्धांत है जिसको क्या कहते हैं? आयल नार्लिकर सिद्धांत। एक और वैज्ञानिक है इनके साथ, सर फ्रेड हॉयल। उनके साथ मिलकर इन्होंने यह सिद्धांत दिया है। इसी को क्या कहते हैं? कन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी पूछे। तो इनकी प्रमुख थ्योरी कौन सी है? कन्फॉर्मल ग्रेविटी थ्योरी। यह कहते हैं कि जो ज्योतिष है वह विज्ञान नहीं है, और इसको इन्होंने क्या कहा है? छद्म विज्ञान यानी स्यूडो साइंस। यह कहते हैं कि जब तक कोई बात तर्कों से पूरी तरीके से साबित ना हो, तब तक उसको विज्ञान नहीं माना जाना चाहिए। ज्योतिष में जो बात की जाती है कि जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इस स्थिति का प्रभाव पड़ता है, ये हमारे पास कोई सबूत नहीं है, वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। तो इसको इन्होंने विज्ञान की शाखा में नहीं जोड़ा है। अब क्या इन्होंने ऐसा गलत किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 एच है, वह कहता है कि यह हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन या सुधार की भावना का विकास करे। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना यह क्या है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है। इसीलिए इनके कथन को गलत भी नहीं कहा जा सकता है। तो नार्लिकर ने क्या दिया है? यह सिद्धांत दिया है कि ज्योतिष विज्ञान की शाखा नहीं है। कुछ और प्रमुख वैज्ञानिक है, इनको देख लेते हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर को हमने देख लिया। इन्होंने पुणे में ही इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की है, और इसके लिए इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। डॉक्टर काजा रमन्ना, यह कौन है? एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, और भारत का जो 1974 में पोखरण में स्पेशली ऑपरेशन स्माइल मुद्दा हुआ, जब भारत ने पहली बार परमाणु का परीक्षण किया, तो उसके यह प्रमुख वैज्ञानिक थे, लीड कर रहे थे। बहुत बड़ी इनकी भूमिका थी इसमें। उसके बाद प्रोफेसर सतीश धवन, यह भी एरोस्पेस से कनेक्टेड हैं और इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। इसरो को डेवलप करने में भी इनका अच्छा खासा योगदान रहा है। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पर है श्रीहरिकोटा में। बार बार आपने सुना होगा कि यहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च की गई है। सर सीवी रमन किस लिए फेमस है? रमन इफेक्ट के लिए। 28 फरवरी 1930 को इसीलिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। इसके लिए, रमन इफेक्ट के लिए। इसीलिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन के कारण। डॉक्टर सीवी रमन को इसी दिन क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो बहुत डिटेल से हमने कवर कर लिया, और जो इंपॉर्टेंट इसके करंट अफेयर के पार्ट थे, इसका पार्ट था, उन सबको हमने डिटेल से कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।